हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे क्लासेस ओम लर्निंग क्लासेस में, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है लेखांकन का अर्थ एवं सिद्धांत। जिसमें कि सबसे पहले है हमारा दोहरा लेखा प्रणाली का आशय। क्योंकि अकाउंटिंग यानी कि जो लेखांकन है, इसके अंतर्गत जो हम लोग लेखे करते हैं वो हम दोहरी लेखा प्रणाली के आधार पर ही करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें ये जानना कि दोहरा लेखा प्रणाली होती क्या है। तो आइए समझते हैं। है दोहरा लेखा प्रणाली का आशय, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक सौदे के दो रूप होते हैं। लेखाकर्म की जिस प्रणाली में प्रत्येक सौदे के इन दोनों रूपों का यथा स्थान लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? दोहरा लेखा प्रणाली। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि कोई भी सौदा हुआ हो तो उसे हम दो बार लिखें। जैसे अगर हम किसी से माल खरीदें तो उसे दो बार लिखने को दोहरा लेखा प्रणाली नहीं कहेंगे, बल्कि अगर हमने कोई कहीं से, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एक पुस्तक खरीदी है, तो हम सबसे पहले लेखा करेंगे कि हमने क्या खरीदा? पुस्तक। तो एक लिखा होगा पुस्तक के बारे में, दूसरा लिखा होगा अगर हमने नकद खरीदा है तो नकद के बारे में लेखा करेंगे, या फिर अगर हमने उधार खरीदा तो किससे उधार खरीदा है उसके बारे में लिखेंगे। तो ये हमारे दो रूप हो गए, एक बुक का खरीदना, दूसरा नकद या फिर जो हमारे लेनदार हैं यानी कि जिनसे हमने बुक लिया है उनका नाम। तो ये होता है दोहरा लेखा प्रणाली। इसके अंतर्गत क्योंकि प्रत्येक सौदे के दो रूप होते हैं, तो उन दोनों रूपों में से एक को ऋणी यानी कि एक को क्या करते हैं? ऋणी। सूक्ष्म रूप में इसे री लिखते हैं, इंग्लिश में डेबिट या फिर DR डॉट लिख करके इसे संबोधित करते हैं, और दूसरे को धनी यानी सूक्ष्म रूप में इसे ध लिखते हैं और इंग्लिश में क्रेडिट या फिर CR लिख करके संबोधित करते हैं। तो जैसे कि अगर हमने कुछ क्रय किया है तो क्रय करने के अगर हमें एंट्री करनी होगी, अगर नकद क्रय किया तो एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेस अकाउंट डेबिट यहाँ पे DR लिखेंगे, और फिर क्रेडिट को हम लोग एंट्री करते टाइम टू लिख करके संबोधित करते हैं। तो ये हमारी दोहरी लेखा प्रणाली का आशय हुआ। आइए अब देखते हैं डेबिट और क्रेडिट का आशय होता क्या है, सही से इसे समझते हैं। तो है सबसे पहले डेबिट का आशय। डेबिट का आशय का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डेबिट शब्द है, सबसे पहले तो ये लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द से बना है, जिसका आशय होता है उनसे दे। इंग्लिश में इसे कहते हैं ड्यू फॉर दैट। वास्तव में जो डेबिट होता है वो लेखाकर्म का एक चिन्ह है, इसे हम एक चिन्ह के तौर पे उपयोग करते हैं, और जिसका प्रयोग इसके नियमों को स्पष्ट करने एवं इन्हें क्रियाशील करने में किया जाता है। उनसे दे, डेबिट हम उन चीज़ों को करते हैं। उनसे दे का मतलब हुआ कि जो हमारे कर्जदार हैं उन्हें हम डेबिट करके लिखेंगे, या फिर अगर हमने किसी से सामान खरीदा है तो उस सामान को हम क्या करेंगे? डेबिट करके लिखेंगे। इसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, आगे है क्रेडिट। क्रेडिट का आशय क्या हुआ? तो सबसे पहले क्रेडिट शब्द जो है वो लैटिन भाषा के क्रेडिट शब्द से बना है, और इसका आशय क्या होता है? ख्याति। यह हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं उसको दे। जैसे डेबिट का मतलब होता है उनसे दे, वैसे क्रेडिट का मतलब होता है उसको दे, यानी कि ड्यू टू दैट। यानी कि अगर हमने किसी से कर्ज लिया है या फिर जो भी हमारे लेनदार हैं, तो उनको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करते हैं। और इसे भी हम लोग लेखांकन में एक चिन्ह की तरह प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग भी लेखाकरण के नियमों को स्पष्ट करने एवं उन्हें क्रियाशील करने के लिए किया जाता है। आइए अब जानते हैं दोहरी लेखा प्रणाली की विशेषताओं के बारे में, कि इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है जिनके कारण इन्हें प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले है कि प्रणाली न्यायपूर्ण होना, यानी कि ये न्यायपूर्ण है। न्यायपूर्ण ये कैसे है? क्योंकि हर एक सौदे के दोनों रूपों को लिखा जाता है, यानी कि अगर कोई भी व्यापार में सौदा हो रहा है तो जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर सौदे के भी दो रूप होते हैं, तो उन दोनों रूपों का लेखा किया जाता है। इसलिए ये प्रणाली न्यायपूर्ण है, क्योंकि इसमें किसी भी सौदे को छोड़ा नहीं जाता और किसी भी सौदे के केवल एक रूप को नहीं लिखा जाता। व्यापार में जो भी सौदा हो, नकद या उधार, उन सभी के दोनों रूपों को लिखने के कारण इसे न्यायपूर्ण प्रणाली माना जाता है। सेकंड है वैयक्तिक व अवैयक्तिक पहलू का होना। व्यक्ति मतलब कि जो व्यक्ति से संबंध हो, यानी कि चाहे हम व्यापार में नकद लेन देन करें, उधार लेन देन करें, कोई सौदा किसी व्यक्ति से संबंधित हो या फिर किसी सामान से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का व्यापारिक सौदा, सिर्फ और सिर्फ वो व्यापारिक सौदा होने से मतलब है। उसके अलावा वो नकद है, उधार है, किसी व्यक्ति से संबंधित है या नहीं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसका लेखा जरूर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ शर्त इतनी है कि सौदा व्यापारिक होना चाहिए। फिर और इसी कारण इसे वैज्ञानिक प्रणाली भी कहा गया है। फिर तीसरा है कुछ निश्चित नियमों के आधार पर लेखाकरण। निश्चित नियमों के आधार पर, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि एक रूप को हम लोग ऋणी यानी कि डेबिट करते हैं, और दूसरे रूप को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो ये डेबिट और क्रेडिट जो है, ये लेखा करने के कुछ नियम हैं, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद है अंक गणित संबंधी शुद्धता का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होना, यानी कि क्योंकि हर सौदे के दोनों रूपों को लिखते हैं, एक को डेबिट करते हैं और एक को क्रेडिट करते हैं, तो दोनों का ही योग जो है वो बराबर आएगा। तो हमें ये अच्छे से पता चल जाएगा कि हाँ, हमारी जो लेखा किया गया है वो सही है। अगर एक का कम और दूसरे का ज़्यादा आता है तो हमें तुरंत ही त्रुटि का पता चल जाता है।
उसके बाद है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब हुआ कि इस प्रणाली को हर कहीं यूज़ किया जा सकता है। विश्व के जितने भी राज्य हैं, अधिकांश राज्य वो अपना रहे हैं इसे, और यहाँ तक कि जो गैर व्यावसायिक संस्थाएं जैसे क्लब, हॉस्पिटल्स, ये सारे लोग भी अपना हिसाब किताब रखने के लिए आजकल दोहरी लेखा प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं लेखांकन के ढांचे के बारे में, यानी कि लेखांकन का ढांचा कैसा है। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम इसके अंतर्गत ये पढ़ेंगे कि हमारे सौदे को कब किन पुस्तकों में लिखा जाता है। सबसे पहले जैसे कि एक सौदा हुआ, ठीक है, तो उस सौदे को सबसे पहला यानी कि प्रारंभिक लेखा, यानी कि सबसे पहला लेखा किस में करेंगे हम लोग? जर्नल में करेंगे। यानी हमारी सबसे पहली पुस्तक कौन सी होगी? जर्नल। अब उसके बाद जर्नल की भी कुछ सहायक बहियाँ होती हैं। तो जैसे कि पहला है क्रय पुस्तक, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, प्राप्य बिल, देय बिल, ब्रोकर पुस्तक और मुख्य जर्नल। इसी तरीके से और भी बहियाँ हम लोग उपयोग कर सकते हैं अपने व्यवसाय के हिसाब से। फिर इनमें लिखने के बाद, इनमें सौदों का लेखा करने के बाद उन सौदों को क्या कहता है? वर्गीकरण कहता है। वर्गीकरण हम लोग किस पुस्तक में करते हैं? खाता बही, यानी कि लेज़र में। वर्गीकरण करने का मतलब हुआ कि पहले तो जर्नल में हम लोग जैसे जैसे सौदे होते हैं उनको क्रम के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ उन्हें लिखते जाते हैं। फिर उसे खाता बही में जा करके हम लोग क्या करते हैं? वर्गीकृत करते हैं, यानी कि थोड़ा सा उसमें अलग अलग करके सबका अपना एक अलग वर्ग बना करके उनका लेखा करते हैं। उसके बाद हम लोग बनाते हैं तलपट। तलपट जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके, तलपट से हम ये ज्ञात करते हैं कि हमारी जो आगे की लेखा हमने किया है उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। तो वो ज्ञात करने के बाद फिर हम लोग बनाते हैं अंतिम खाते। अंतिम खाते में सबसे पहला होता है निर्माण खाता और व्यापारिक खाता। उसके बाद आता है लाभ हानि खाता और लास्ट में बनाते हैं हम लोग चिट्ठा। जब इन सब में हम लोग एंट्री यानी कि लिखा कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने लेखों का क्या करते हैं? विश्लेषण, और विश्लेषण करने के बाद हम उसका निर्वचन करते हैं। तो ये हमारा लेखांकन ढांचा होता है जिसके आधार पर कोई भी कंपनी अपने सौदों का लेखा करती है। इसके बाद आता है लेखाकर्म की सीढ़ियाँ। लेखाकर्म की सीढ़ियाँ जो हैं, इसके आधार पे हम लेखांकन के ढांचे को और आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि ये प्रथम सीढ़ी, तो प्रथम सीढ़ी हमारी क्या है? प्रारंभिक लेखा जर्नल। तो सबसे पहले सौदों को हम लोग लेखा किस में करते हैं? प्रारंभिक पुस्तकों में करते हैं, और छोटे व्यापारी का काम जो है वो प्रारंभिक पुस्तक यानी कि सिर्फ और सिर्फ जर्नल में एंट्री करके चल जाता है। लेकिन जिनका व्यवसाय काफ़ी बड़ा होता है तो उन्हें जर्नल की सहायक पुस्तकों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो है वो जर्नल को उनकी सहायक पुस्तकों में विभाजित करके, जैसे क्रय पुस्तक, विक्रय पुस्तक, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, प्राप्य बिल, देय बिल, इन सभी पुस्तकों में क्या करते हैं? इनका लेखा करते हैं। दूसरा है यानी कि द्वितीय सीढ़ी क्या है? वर्गीकरण। जैसे कि हमने बताया कि जर्नल से लेज़र में एंट्री की जाती है, यानी कि जर्नल में तो हम सिर्फ और सिर्फ एंट्री करते जाते हैं। लेज़र में जैसे क्रय से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्रय का एक अलग खाता बना के उसमें लिखते हैं, विक्रय से संबंधित जितने भी सौदे हैं उनको विक्रय का एक अलग खाता बना के उनमें लिखते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि हमें एक निश्चित समय पर कभी भी हमें अगर किसी लेन देन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो हमें पूरा का पूरा जर्नल नहीं खंगालना पड़ता है, हम उसे लेज़र से थोड़ी और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं किसी भी सूचना को। तीसरा होता है, तृतीय सीढ़ी जो हमारी है वो है तलपट बनाना। जैसा कि तलपट बना के हम ये देखते हैं कि जो जर्नल और खाता बही में हमारे लेखा किया गया है उसमें कोई त्रुटि तो नहीं। अगर हमारे तलपट के डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों का योग बराबर आता है तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारे आगे की एंट्रीज़ में कोई त्रुटि नहीं है। खास करके अंक गणितीय यानी कि जोड़ने घटाने संबंधित कोई त्रुटि नहीं है, और हमारा जो लेखांक किया गया है वो एकदम सही है। फिर है चौथी सीढ़ी यानी कि अंतिम खाते। जो चौथी सीढ़ी होती है अंतिम खाते, यानी कि तलपट बनाने के बाद उस तलपट से हम क्या तैयार करते हैं? अंतिम खाते। अंतिम खाते जैसा कि नाम से पता चल रहा है हमें कि ये किसी भी व्यापार के लिए सबसे लास्ट खाता बनाया जाता है, जिसमें कि हमारा होता है व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता एवं वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए चिट्ठा। व्यापारिक खाते से हम अपने व्यापार में होने वाले क्रय विक्रय और माल हमारे व्यापार में कितना है कितना नहीं इसकी जानकारी हमें मिलती है। लाभ हानि खाते से हमें अपने व्यापार के लाभ और हानि के बारे में पता चलता है, और वित्तीय स्थिति के लिए चिट्ठा बनाने से हमें पता चलता है कि हमारे व्यापार में हमारे पास अभी कितनी संपत्ति है और कितना दायित्व है। उसके बाद आता है पाँचवीं सीढ़ी। पाँचवीं सीढ़ी में हम लोग क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करके हम ये देखते हैं कि हमारे व्यापार की उपार्जन शक्ति यानी कि इनकम हमारे व्यापार में कितना हो रहा है, वित्तीय स्थिति कैसी है, ये सारी चीज़ें हम विश्लेषण करते हैं। यानी कि इन खातों का, चिट्ठों का, उनको देख करके हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे व्यापार की वित्तीय स्थिति कैसी चल रही है। और लास्ट है छठवीं सीढ़ी यानी कि निर्वचन। तो निर्वचन कैसे कहते हैं? तो विश्लेषण करने के पश्चात जब निष्कर्ष निकाला जाता है तो उसे निर्वचन कहते हैं। यानी कि जब हमने अंदाज़ा लगा लिया कि हमारे व्यापार की स्थिति क्या चल रही है, उसके आधार पर हमने एक निष्कर्ष निकाला कि हमारे व्यापार की स्थिति इस टाइम पर ये है, तो उसे हम क्या कहते हैं? निर्वचन। और निर्वचन के आधार पर ही हम अपने संस्था या फिर व्यवसाय का जो आगे हमें कैसे योजना बनाना है, अपने व्यवसाय के लिए क्या करना है, ये हम निर्धारित कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आप लोग
इसे पढ़िए और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।